एक पुराने भूले हुए इंडियन शहर के बीच में ग्रैंड होटल खड़ा था, जो बीते हुए समय की निशानी था। उसकी कभी शानदार सफेद दीवारें अब समय के साथ दागदार हो गई थीं। उन पर बेलें रेंगती थीं, जो पुराने राज हिडने हुए सीमटती थीं। यह होटल अपनी लग्जरी या सर्विस के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि उन फियरावनी कहानियों के लिए था जो उसकी लंबी धुंधली गलियारों में गूंजती थीं। लोकल लोग अक्सर दबी आवाज में अरलाविंग साउंडों, गोस्टिया चीजों और एक गहरी सैडी के टाइमे में बात करते थे, जो उसकी हवा में डिसॉल्व सी हुई थी। वे यात्रियों को दूर रहने की चेतावनी देते थे, स्पेसिफिक कर एक खास कमरे से जो हमेशा बंद रहता था और रहस्य में प्लंजता हुआ था। शहर वालों द्वारा लिसनिंग आई गई कहानियां जितनी अलग थीं, उतनी ही फियरावनी भी थी। कुछ ने खिड़कियों से गुजरती हुई पर सेटल्डियों को लुकिंगने का दावा किया, जबकि दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने देर रात में हल्की उदास धुन लिसनिंग, तब भी जब होटल खाली था। इन सभी कहानियों का स्रोत होटल की गोस्टिया पहचान का केंद्र कमरा नंबर 13 था। कहा जाता था कि जो कोई भी उसकी शापित दीवारों में एक रात बिताने की हिम्मत करता था, वह या तो सुबह होने से पहले डर के मारे भाग जाता था या सदमे की हालत में पाया जाता था। जो उसने लुकिंगा था, उसे बता पाने में असमर्थ था। होटल का मैनेजर, एक बूढ़ा थका हुआ आदमी, बस सिर शेकनाता था और उस बदनाम कमरे को बुक करने के किसी भी रिक्वेस्ट को मना कर देता था। उसकी लॉस्ट में एक गहरा अनकहा डर था। होटल खुद एक टाइम वॉर्प में फंसा हुआ सीमडता था। फर्नीचर भारी और गहरा था, पुरानी लकड़ी से बना था और धूल फिलिंगी मखमल से ढका था। दीवारों पर टंगे पोर्ट्रेट्स में औपनिवेशिक अतीत के सख्त चेहरे वाले पुरुष और मसाकिनाएं थीं। उनकी आंखें आपको लुकिंगते ही सीमटती थीं, जैसे आप चलते थे। फर्श की हर चरमराहट, खिड़की के शीशों को हटस्टैंडिंगने वाली हवा का हर झोंका एक बड़ी अनलुकिंगी कहानी का हिस्सा सीमडता था। वातावरण एक ऐसे इतिहास से फिलिंगा हुआ था जिसे केवल याद नहीं किया गया था, बल्कि महसूस किया गया था। एक खामोश वजन जो हर उस व्यक्ति पर दबाव डालता था जो अंदर आता था। उन्हें एक ऐसी जगह पर घुसपैठिया महसूस कराता था जहां अतीत मरने से इनकार करता था। सालों से कमरा नंबर 13 के टाइमे में कहानियां और विस्तृत होती गईं। अफवाह थी कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने एक बड़े धोखे के बाद वहां अपनी जान ले ली थी। एक और कहानी में एक युवा मशाकिना की बात थी जो एक ऐसे लवी का इंतजार करते हुए दिल ब्रोकनने से मर गई थी जो कभी नहीं रिटर्नडा। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जिन्होंने ग्रैंड होटल के चारों ओर डर का एक जाल बुन दिया था। उन्होंने देश से एक साधारण इमारत से एक रिलीविंग विथ सांस लेती हुई इकाई में बदल दिया था, जिसमें एक ईरेई और सौरोद आत्मा थी। एक ऐसी जगह जहां अतीत की विस्पर से वर्तमान की किसी भी आवाज से मेमोरिया तेज थीं। अफवाहों और डर के इस जाल में अजय ने कदम स्टोरदा, जो हार्टली का एक युवा और महत्वाकांक्षी लेटरकार था। अजय ने मिथकों को ब्रेकने और सुपरनैचुरल के फर्जी दावों को बेनकाब करके अपना नाम बनाया था। उसे विश्वास था कि हर गोस्टिया कहानी का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, चाहे वह फॉल्टी वायरिंग हो, हवा हो या बस एक मेमोरिया एक्टिव इटेबलिनेशन हो। जब उसने ग्रैंड होटल और उसके गोस्टिया कमरा नंबर 13 की कहानियां लिसनिंगी, तो उसने अपनी अगली बड़ी कहानी के लिए यह एक परफेक्ट अवसर लुकिंगा। वह शापित कमरे में एक रात बिताने और सभी को यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि ग्रैंड होटल के भूत केवल अच्छी तरह से घिसी पिटी कहानियों का एक संग्रह थे। अपने आगमन पर अजय का स्वागत होटल के उदास माहौल और मैनेजर मिस्टर शर्मा की सतर्क नजर से हुआ। जब अजय ने कमरा नंबर 13 की चाबी मांगी, तो मिस्टर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। सर, वह कमरा उमोमेंटब्द नहीं है, वह कई सालों से मेंटेनेंस के लिए बंद है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, लेकिन अजय अड्डा रहा। उसने बहस की, फुसलाया और आखिरकार एक अच्छी रकम की पेशकश की, जिसे स्ट्रगलिंग ग्रत होटल मना नहीं कर सका। अनिच्छा से मिस्टर शर्मा ने एक बड़ी अलंकृत लोहे की चाबी नियरई उसकी सतह उम्र के साथ जंग सीमेडी हुई थी और एक गंभीर चेतावनी के साथ उसे सौंप दिया। होटल इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि आपके साथ वहां क्या होता है। ट्रिकीज सालों में किसी ने पूरी रात नहीं बिताई है। अजय बस मुस्कुराया। उसका आत्मविश्वास अडिग था।
उसने मैनेजर के डर को अंधविश्वास के साथ सालों तक रहने का नतीजा माना। उसने चाबी ली। उसका दिल उत्साह और एक छोटी अनलाइफी आशंका के साथ धड़क रहा था। जैसे ही वह चरम नाइटी सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर गया, उसे सीमेडा की माहौल ठंडा हो गया है। कमरा नंबर 13 की ओर लाइफे वाला गलियारा बाकी की तुलना में जमेमोरिया अंधेरा था और एक अरे लिविंग अप साइलेंटी उसे घेरे हुए थी। कमरे का दरवाजा प्रभावशाली था, भारी गहरे लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर 13 नंबर खुदा हुआ था, जो एक पहचानकर्ता से जमेमोरिया एक चेतावनी जैसा लग रहा था। एक गहरी सांस के साथ अजय ने जंग सीमडी चाबी को ताले में डाला। यह एक तेज कर्कश आवाज के साथ घूमा, जैसे लंबे समय तक सोने के बाद बियॉन्ड शान होने का विरोध कर रहा हो। उसने भारी दरवाजे को धक्का दिया और बासी ठंडी हवा की एक लहर उसे ग्रीट करने के लिए बाहर एमिनेटिंग, जिसमें मुरझाए फूलों की हल्की मीठी गंध थी। कमरा वैसा ही था जैसा लेजेंड्स में बताया गया था, समय में फ्रोजना हुआ। केंद्र में एक 4 पोस्टर वाला बिस्तर था, जिसके पर्दे उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। धूल की एक मोटी परत हर सतह को ढके हुए थी और मकड़ी के जाले मकाब्र सजावट की तरह कोनों को ढके हुए थे। अजय अंदर कदम स्टोरदा, उसकी जर्नलिस्टता की जिज्ञासा किसी भी नासेंट डर पर हावी हो गई। वह आखिरकार यहां था, कमरा नंबर 13 के गोस्टों का सामना करने के लिए तैयार। अजय रात के लिए तैयार हो गया। उसने अपना कैमरा और एक वॉयस रिकॉर्डर एक छोटी धूल फिलिंगी मेज पर सेट किया। वह किसी भी अनरिलाइविंग अप घटना को कैप्चर करना चाहता था। उसे विश्वास था कि उसे उनके लिए एक तार्किक क्लियरीकरण मिलेगा। जैसे ही सूरज ढला और पुराने होटल को अंधेरे ने घेर लिया, कमरे में एक अनरिलाइविंग अप चुप्पी छा गई। पहले कुछ घंटों तक कुछ नहीं हुआ। अजय को निराशा महसूस होने सीमडी। उसने अपनी नोटबुक में लिखा कि होटल की प्रतिष्ठा, जैसा कि उसे संदेह था, वाइडली एग्जैजरेटेड थी। उसे एक धूल फिलिंगे असहज कमरे में एक रात के लिए इतना पैसा देने पर थोड़ा मूर्खता महसूस हुई। एकमात्र आवाज पुराने सीलिंग फैन की हल्की गूंज और उसकी अपनी स्थिर सांस लेने की थी। जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर झपकी लेने वाला था, तापमान में अचानक तेज गिरावट ने उसे झटके से जगा दिया। हवा बर्फीली ठंडी हो गई और वह अपनी सांस को अपने सामने ऑब्स्क्यूरते हुए देख सकता था। उसने खिड़की चेक की, लेकिन वह पूरी तरह से बंद थी। फिर उसने दिसे लिसनिंग, एक हल्की सीम्ड भग अश्रव्य आवाज। यह एक पियानो की हल्की सैडी फिलिंगी धुन थी, एक ऐसी धुन जो कमरे के भीतर से ही आती हुई लग रही थी। अजय का दिल शार्पी से बीटिंग ने सीमड़ा। उसने कमरे को स्कैन किया, लेकिन कोई पियानो नहीं था। संगीत थोड़ा तेज हो गया, एक उदास हॉन्टिंग धुन जिसने जगह को एक गहरी साड़ी से भर दिया, फिर उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई जितनी रहस्यमय तरीके से शुरू हुई थी। हिल गया, लेकिन फिर भी तार्किक रहने की कोशिश कर रहा था। अजय ने आवाज को होटल की पुरानी संरचना या शायद दूर के कमरे से संगीत को जिम्मेदार ठहराया। उसने अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी जो उसे बियॉन्ड शान कर रही थी। लेकिन अनरिलाइविंग इंसिडेंट से वही नहीं स्टॉप दी। 4 पोस्टर वाले बिस्तर पर सीमडे भारी मखमल के पर्दे धीरे धीरे शेकन ने सीमडे, जैसे किसी अनलुकिंग हाथ ने उन्हें छुआ हो, भले ही कमरे में कोई हवा नहीं थी। एक किताब जो बेडसाइड टेबल पर पड़ी थी अचानक फिसलकर फर्श पर गिर गई और एक तेज धड़ाम की आवाज हुई, जिससे अजय अपनी सीट से उछल पड़ा। उसका तार्किक दिमाग इन इंसिडेंट्सों के लिए क्लियरीकरण लॉस्ट जने के लिए संघर्ष कर रहा था। रात की आखिरी और सबसे अनसेटलिंग घटना सुबह होने से ठीक पहले हुई। जैसे ही अजय अंधेरे में घूर रहा था, उसकी आंखें डर और आकर्षण के मिश्रण से चौड़ी थी। उसने एक मसाकिना के धीरे धीरे रोने की स्पष्ट आवाज लिसनिंगी। आवाज इतनी स्पष्ट, इतनी निराशा से फिलिंगी थी कि ऐसा सीमड़ा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। वह घूम गया, उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए एमनेटिंगी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रोना कुछ मिनटों तक जारी रहा, एक दिल दहला देने वाली आवाज जो एक लंबे समय से लॉस्टी हुई आत्मा के दर्द को हमती हुई लग रही थी। और फिर वह रुक गई। पीछे एक ऐसी चुप्पी छोड़ गई जो आवाज से भी मेमोरिया फियरावनी थी।
रोना बंद हो गया था, लेकिन कमरे में किसी की प्रेजेंटगी का एहसास पहले से मेमोरिया मजबूत था। अजय अपनी कुर्सी पर जम गया था। उसकी तार्किक एक्सप्लेनेशनें हर बीतते पल के साथ बिखर रही थीं। जिस डर को उसने इतने आत्मविश्वास से खारिज कर दिया था, वह अब उसके पेट में एक ठंडी भारी गांठ बन गया था। उसने अपनी टॉर्च को कमरे के सबसे अंधेरे कोनों पर सेंटरित स्टोर दा। हर पल कुछ एमिनेटिंग की उम्मीद कर रहा था। हवा असामान्य फॉर्म्स से ठंडी बनी हुई थी और मुरझाए फूलों की गंध जो उसने पहले महसूस की थी, अब ऑर्ज मेमोरिया तेज और ओवरवेलमिंग थी। यह एक मीठी एंडिम संस्कार की गंध थी जिसने उसकी त्वचा को झुरझुरी दे दी और उसका गला सूख गया। उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। उसके पैर कमजोर और अस्थिर महसूस हो रहे थे। उसने कमरे की ओर अच्छी तरह से जांच करने का फैसला किया। उम्मीद है कि उसे कोई छिपा हुआ स्पीकर या कोई और चाल मिल जाएगी जो इन साउंडों को अंडरस्टैंड आ सके। जैसे ही वह धीरे धीरे कोने में स्टोर दी बड़ी अलंकृत अलमारी की ओर बढ़ा, जिसका शीशे वाला दरवाजा उम्र और गंदगी से धुंधला हो गया था, उसे अपनी रीढ़ में एक निश्चित ठंडक महसूस हुई। कमरा फिर से शांत था, लेकिन यह एक चौकस चुप्पी थी, जैसे दीवारें खुद अपनी ब्रीदिंगें स्टॉपते हुए थीं, उसकी अगली चाल का इंतजार कर रही थीं। उसने अलमारी लॉसने के लिए एक कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। उसका दिमाग थाउजेंडों फियरावनी सनसेंसों से दौड़ रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने अलमारी के ठंडे धातु के हैंडल को छुआ, उसने गंदे शीशे में एक हलचल लुकेंगी। यह उसकी अपनी पर सेटल्ड ही नहीं थी। एक पल के लिए उसकी अपनी छवि पर सुपर इम्पोज्ड उसने एक मसाकिना की पारदर्शी आकृति लुकेंगी। वह एक साधारण पुराने जमाने की सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे ईराए बाल उसके कंधों पर शैटरिंगे हुए थे। उसका चेहरा पीला और एक इमेंस सैडी से फिलिंगा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे लॉस्ट खले निराशा के कुंड थे। यह दृष्टि केवल एक पल के लिए रही, लेकिन यह अजय की याद में एच्ड गई। वह पीछे हट गया। उसका दिल एक फंसे हुए पक्षी की तरह उसकी पसलियों से धड़क रहा था। एक छोटी अनैच्छिक सांस लीविंगते हुए उसने उस जगह पर अपनी टॉर्च शार्पी से चमकाई जहां उसने उसे लुकिंगा था, लेकिन जगह खाली थी। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था, शांत और स्थिर। क्या उसने कल्पना की थी? क्या उसका नींद से वंचित दिमाग आखिरकार उस पर ट्रिकें चल रहा था? लेकिन छवि बहुत स्पष्ट थी। सैडी का एहसास बहुत वास्तविक था। उसने अपना कैमरा चेक किया। उम्मीद है कि उसने कुछ कैप्चर किया होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक खाली कमरा ही दिखा। कमरा नंबर 13 में पहली रात समाप्त हो गई थी। एक तार्किक व्याख्या के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया में एक फीरावनी झलक के साथ जिसका अजय ने कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं माना था। अब वह लाइफता था कि वह अकेला नहीं था। पहली रात के डर के बावजूद अजय की जर्नलिस्टिता की प्रवृत्ति ने उसे स्टॉपने के लिए प्रेरित किया। अब वह एक नई तरह की जिज्ञासा से प्रेरित था। डिबंक करने के लिए नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडने के लिए। उसने कुछ ऐसा लुकिंगा था जिसे अंडरस्टैंड आया नहीं जा सकता था, और खैर, उसे सफेद साड़ी में उस सौरो मशाकिना के पीछे की कहानी लाइफने की जरूरत थी। उसने दिन भर सामान्य रहने की कोशिश की। होटल के कर्मचारियों से संक्षिप्त स्पोकचीत की, जो उसे दया और विस्मय के मिश्रण से देख रहे थे। वह उनकी लॉस्ट में अनकहा सवाल देख सकता था। आप बच गए? जब रात फिर से हुई तो अजय कमरा नंबर 13 में लौट आया। इस बार स्केप्टिसिज्म के साथ नहीं, बल्कि वहां रहने वाली अज्ञात फोर्सियों के लिए कॉशियस सम्मान के साथ। दूसरी रात पहली रात की तरह ही शुरू हुई, एक ब्योंशान करने वाली चुप्पी के साथ जो तूफान से पहले की कालमी जैसी महसूस हुई। लेकिन इस बार इंसिडेंट से पहले और जमेमोरिया तीव्रता के साथ शुरू हुई। कमरे की लाइटें, जिनकी अजय ने पुष्टि की थी कि वे पूरी तरह से काम कर रही थीं, अनियमित फॉर्म्स से फ्लिकरिंग करने सीमडी और फिर पूरी तरह से बुझ गई, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। उसके चारों ओर विस्पर्सों का एक काकोफनी फूट पड़ा जो हर दिशा से आता हुआ लग रहा था। वे हल्की ओवरलैपिंग साउंडें थीं, उन भाषाओं में बोल रही थीं जिन्हें वह समझ नहीं सकता था। उनकी साउंडें एंग्विश, एंगर और कंफ्यूजन से फिलिंगी थीं। ऐसा सीमडा जैसे कमरा अनसीन पीपलों से फिलिंगा हुआ था। सभी लिसनिंग आए लाइफे के लिए क्लैमरिंग कर रहे थे।
जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में अभ्यस्त हुईं, उसने उन्हें लुकिंग ना शुरू कर दिया। इस बार वे सिर्फ ग्लिम्प्सियां नहीं थीं, हल्की इथीरियल फिगरियां अंधेरे में प्रकट होने सीमडी। उनके फॉर्म्स पारदर्शी और शिमरिंग थे। उसने एक ब्रिटिश अधिकारी की वर्दी में एक आदमी को लुकिंगा, उसका चेहरा एक खामोश चीख में विकृत था। उसने एक छोटे लड़के को एक कोने में हडल्ड लुकिंगा, साइलेंटली रोते हुए। पुरानी फैशन वाली गाउन्स में मशाकिनाई और साधारण नौकरों के लिबास में पुरुष थे, और उनके बीच खिड़की के पास खड़ी होकर रात में बाहर देख रही थी सफेद साड़ी वाली मशाकिना। उसका फॉर्म्स दूसरों की तुलना में जमेमोरिया ठोस था। उसकी साड़ी कमरे में एक पैल्पेबल शक्ति थी। सोलें एक लूप में फंसी हुई सीमती थीं, अपने रिलिविंग वन या डेड्यू के क्षणों को फिर से दोहरा रही थी। अजय की उपस्थिति से बेखबर अधिकारी इधर उधर घूम रहा था, अपने हाथ में एक पत्र पकड़े हुए था। एक जोड़ा कमरे के केंद्र में एक फैंटम धुन पर धीरे धीरे नाच रहा था। उनकी हरकतें ग्रेसफुल लेकिन सॉरोफुल थीं। एपरेशंस की भारी संख्या ओवरवेलमिंग थी। ये एक अकेले भूत का हॉन्टिंग नहीं था, ये लॉस्ट हुई सोलों का एक कांग्रेगेशन था। सभी इस एक शापित कमरे से बंधे हुए थे। अजय अपनी जगह पर फ्रोज ना हुआ। अब कहानी की तलाश में एक लेटरकार नहीं था, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड त्रासदी का एक फेरा हुआ गवाह था, जो इन चार दीवारों के भीतर कई डेकेडों से सामने आ रही थी। फेरा हुआ लेकिन दृढ़ अजय लाइफता था कि वह उस कमरे में एक और रात नहीं बिता सकता जब तक कि वह इस सामूहिक पीड़ा का कारण नहीं समझ लेता। अगली सुबह पीला और नींद से वंचित दिखते हुए उसने होटल छोड़ दिया, एक ही उद्देश्य के साथ, कमरा 13 के इतिहास का पता सीमडाना। उसने अपनी जांच शहर के नगर कार्यालय में शुरू की, एक धूल फिलिंगा और उपेक्षित भवन जिसमें औपनिवेशिक काल के रिकॉर्ड थे। उसे उम्मीद थी कि उसे ग्रैंड होटल से जुड़े पुराने संपत्ति के दस्तावेज, अखबार के लेख या पुलिस रिपोर्ट मिलेंगी। क्लर्क, एक नींद में प्लंज्डा बूढ़ा आदमी, पहले तो हेल्पगार नहीं था, लेकिन अजय की सीमडन और ईमानदारी से एक छोटी सी ब्राइब ने एंडतः उसे अभी आर्टिकल सागार तक पहुंच प्रदान की। उसने घंटों तक पुराने पीले पड़ चुके डॉक्यूमेंट्सों को सेटल्ड नबीन की। हवा में सड़े हुए कागजों की गंध फिलिंगी हुई थी। काम थकाऊ और डिसअपॉइंटमेंट जनक था। अधिकांश रिकॉर्ड सामान्य थे, बस टैक्स के भुगतान और ओनरशिप के हस्तांतरण का विवरण देते थे। लेकिन अजय कुछ खास तलाश रहा था। होटल में मौतों, दुरिंसिडेंट्सों या किसी भी असामान्य घटना की रिपोर्ट, जो हमेशा के लिए सीमेडा उसके बाद उसकी लॉस्ट ने अपना पहला सुराग दिया। उसे 1942 का एक फीका पड़ा अखबार का क्लिपिंग मिला, जिसमें ग्रैंड होटल में अपने कमरे में एक ब्रिटिश सेना के टैबलर एलिस्टेयर फिंच की आत्महत्या का विवरण था। कमरे का नंबर नहीं बताया गया था, लेकिन रिपोर्ट में एक बड़े व्यक्तिगत और वित्तीय धोखे की बात थी। इस लॉस्ट ने उसे और प्रोत्साहित किया। उसने और प्रोफाउंडई से खुदाई की, डेटों और नामों को क्रॉस रेफरेंसिंग किया। उसे 1965 की एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें एक युवा जोड़े के टाइमे में बताया गया था, जो अपने कमरे में अत्यधिक दवा लेने से मृत पाए गए थे। एक गुप्त प्रेम प्रसंग का सौरोद अंत। फिर 1978 की एक पुलिस फाइल में एक धनी व्यापारी के लापता होने का उल्लेख था, जिसे आखिरी बार होटल में प्रवेश करते हुए लुकिंगा गया था। जैसे ही उसने टुकड़ों को जोड़ा, एक भयानक पैटर्न उफिलिंग ने सीमडा। डिकेडों से कमरा 13 कई त्रासदियों का स्थल रहा था। सुइसाइडें, हत्याएं और दिल ब्रोकनने से मौतें। ये निराशा और सैडी के लिए एक चुंबक था। पहेली का एंडियम टुकड़ा तब मिला जब उसे पुराने होटल के रिकॉर्ड के एक बक्से में एक व्यक्तिगत डायरी मिली, जिसे शहर के अभी आर्टिकल सागार को दान कर दिया गया था। डायरी अनन्या नामक एक मसाकिना की थी, जो 1930 के दशक में एक होटल की नौकरानी थी। उसकी प्रविष्टियों में होटल मालिक के बेटे के लिए उसके गुप्त प्रेम की बात थी, जिसने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसे अपनी सामाजिक स्थिति के किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। दिल ब्रोकनने और लीविंग ए लाइफे के बाद अनन्या ने उसी कमरे में अपनी जान ले ली थी, जहां उसने कभी अपने भविष्य का सपना लुकिंगा था। अजय को झटके से एहसास हुआ
कि अनन्या ही सफेद साड़ी वाली मज़ाकिना थी। वह पहली मूल आत्मा थी। उसका गहरा दुख उन सभी अन्य लॉस्ट हुई सोलों के लिए एक एंकर का काम कर रहा था, जिन्होंने उसी कमरे में अपनी सौरोद मौतें पाई थीं। सच से लैस होकर अजय आखिरकार कमरा 13 में निहित त्रासदी की प्रोफाउंडाई को समझ गया। ये ईविलई की जगह नहीं थी, बल्कि इमेंस सेंट्रित सेडी की जगह थी। अनन्या पहली आत्मा एक मेलेवोलेंट भूत नहीं थी, बल्कि एक ब्रोकने हुए दिल और एक ऐसे वादे से फंसी हुई आत्मा थी जो कभी पूरा नहीं हुआ। उसके फोर्सशाली दुख ने उसे किसी तरह कमरे से बांध दिया था, और सालों से उसकी सैडी एक बीकन की तरह काम कर रही थी, जो अन्य सोलों को आकर्षित कर रही थी, जिन्होंने उन्हीं दीवारों के भीतर समान भाग्य का सामना किया था। कमरा दिल ब्रोकने और धोखा खाए पीपलों के लिए एक अभयारण्य बन गया था, एक ऐसी जगह जहां उनका सामूहिक दर्द समय के माध्यम से एंडलेसली हमता था, जिससे फियर आवनी इंसिडेंट से पैदा होती थी, जिन्होंने कमरे को अपनी शापित प्रतिष्ठा दी थी। अजय को एहसास हुआ कि अधिकारी टैबलर फिंच ने एक फिलिंगोसेमंद टोस्ट के धोखे के कारण अपना भाग्य और सम्मान खो दिया था। युवा जोड़े को उनके परिवारों द्वारा बेदखल कर दिया गया था और उन्हें एक साथ रहने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। व्यापारी को उसके व्यापारिक साझेदार द्वारा धोखा दिया गया था। हर आत्मा के पास गहरे नुकसान और निराशा की एक कहानी थी, जो अनन्या की अपनी कहानी से मिलती जुलती थी। वे रिलिविंग वितों को नुकसान एक्सेस आने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे बस लॉस्टे हुए थे। एग्नी के अपने एंडिम क्षणों को एक एंडहीन लूप में फिर से जी रहे थे। वे अपने दुख के कैदी थे, आगे बढ़ने में असमर्थ थे। उनकी सामूहिक ऊर्जा पैरानॉर्मल गतिविधि का एक वॉर्टेक्स बना रही थी। इस नई समझ ने अजय के लिए सब कुछ बदल दिया। उसका डर एम्पैथी की गहरी भावना और मदद करने की एक फोर्सशाली इच्छा से बदल गया। वह अब एक सेंसेशनल कहानी का पीछा करने वाला लेटरकार नहीं था। उसे इन फंसी हुई सोलों के प्रति एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई। उसे विश्वास था कि अगर वह किसी तरह अनन्या प्राथमिक आत्मा को काल्मी दे पाता, तो उसकी मुक्ति से दूसरों को भी अंधेरे से बाहर एमिनेटिंग का रास्ता मिल सकता था। यह विचार डॉन्टिंग और शायद फूलिशनेस पूर्ण था, कुछ ऐसा जिस पर उसका पुराना स्केप्टिकल सेल्फ हंसता। लेकिन जो उसने लुकिंगा था, उसके बाद वह कुछ भी करने को तैयार था। वह होटल रिटर्नडा और मैनेजर मिस्टर शर्मा से बात की, अनन्या और अन्य सोलों की कहानी साझा की। पहली बार मिस्टर शर्मा का चेहरा नरम पड़ गया। उनका डर समझ और सैडी की एक झलक में बदल गया। उन्होंने कबूल किया कि उनके दादा, जिन्होंने उनसे पहले होटल का प्रबंधन किया था, कहते थे कि कमरा बुरा नहीं बल्कि सौरवी था। अजय की दलील के बाद मैनेजर मदद करने के लिए सहमत हो गया। साथ में उन्होंने एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया, जो ऐसे मामलों में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए लाइफे जाते थे। उम्मीद है कि एक अनुष्ठान किया जाएगा जो पीड़ित सोलों को काल्मी दे सके और आखिरकार कमरा 13 के कर्ज को तोड़ सके। होटल में अपनी आखिरी रात को अजय कमरा 13 में अकेला नहीं था। उसके साथ मिस्टर शर्मा और बूढ़े पुजारी थे, जिनके पास एक छोटा थैला था जिसमें इंसेंस, पवित्र जल और चांटिंग माला थी। कमरे का माहौल पहले की तरह ही भारी और ठंडा था। हवा में प्रत्याशा फिलिंगी हुई थी। पुजारी शांत थे। उनकी उपस्थिति से एक शांत शक्ति निकल रही थी, जो कमरे की ऑप्रेसिव साड़ी को पीछे धकेल रही थी। उन्होंने इंसेंस वाटर आकर शुरुआत की। उसकी सुसम्मिलित धुआं ऊपर की ओर उठकर चंदन और कपूर की गंध से जगह को भर रहा था, जो सडन की सामान्य गंध से बिल्कुल विपरीत था। पुजारी ने सरल सुखदायक मंत्रों का चांटिंग करना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी और स्थिर थी। उन्होंने कोई नाटकीय एक्सोर्सिज्म नहीं किया, बल्कि काल्मी का एक जेंटल सेरेमोनी, एक काल्मी पाठ किया। उन्होंने सोलों से ऐसे बात की जैसे वे मौजूद हों और सुन रही हों, उनके दर्द और उनकी कहानियों को स्वीकार करते हुए। उन्होंने क्षमा, मुक्ति और नश्वर दुनिया से परे की यात्रा की बात की। जैसे ही उन्होंने चांटिंग किया, कमरा और भी ठंडा होता गया और विस्पर से फिर से शुरू हो गई। इस बार ऑर्ज मेमोरिया स्पष्ट, जैसे भ्रम और आश्चर्य की फुसफुसाहट। हल्की गोस्टिया फिगरियां शोरी देने सीमडी। उनके फॉर्म्स धीमी रोशनी में अनिश्चित फॉर्म से फ्लिकरिंग कर रहे थे।
अजय ने लुकिंगा, उसकी ब्रीदिंगें सीने में अटक गई। सोले पुजारी की शांत आवाज की ओर आकर्षित होती हुई लग रही थी। उन्होंने अपनी रिलिविंग ए लाइफे वाली क्रियाओं को रोक दिया और उनकी ओर मुड़ गए। उनके टॉर्मेंटेड एक्सप्रेशंस धीरे धीरे नरम पड़ गए। अनन्या, सफेद साड़ी वाली मस्सकेना, खिड़की के पास प्रकट हुई। उसका फॉर्म्स पहले से कहीं जब मेमोरिया स्पष्ट था। उसकी उदास आंखें पुजारी पर टिकी थी। जैसे ही एंडिम प्रार्थनाएं बोली गई और पुजारी ने कमरे के चारों ओर पवित्र जल छिड़का, एक हल्की हवा चली, भले ही खिड़की बंद थी। सोलों की फ्लिकरिंग फिगरियां एक एक करके गायब होने सीमडी, जैसे धुआं हवा में घुल जाता है। आखिरकार केवल अनन्या सर्वाइव्ड। उसने अपनी नजर पुजारी से अजय की ओर मोड़ी और एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। उसने निराशा नहीं, बल्कि उसकी स्पेक्ट्रल नजर में कृतज्ञता की एक झलक लुकेंगी। एक हल्की उदास मुस्कान उसके होठों पर आई, इससे पहले कि वह भी डिसॉल्व्स ने सीमडी। लेकिन उसके पूरी तरह से गायब होने से ठीक पहले अजय ने अपने दिमाग में उसकी आवाज लिसनिंगी, एक स्पष्ट हल्की फुसफुसाहट जो कायोटिक मर्मर्स का हिस्सा नहीं थी। कमरा दुख की याद स्टोरता है, उसने चेतावनी दी। दिल से आराम करने दो। फिर वह चली गई। सीम्ड भग एक सदी में पहली बार कमरे में एक गहरी काल्मी की भावना छा गई। ठंडक गायब हो गई, एक तटस्थ स्थिर हवा से बदल गई। कर्स ऐसा सीमडता था, आखिरकार टूट गया था। उस फेटफुल रात के बाद अजय ने अपनी कहानी लिखी। यह वह सेंसेशनल एक्सपोजे नहीं था जिसकी उसने मूल फॉर्म से योजना बनाई थी, एक गोस्टिया कहानी को डिबंक करते हुए। इसके बजाय यह कमरा 13 के सौरोद इतिहास और उसमें फंसी हुई लॉस्टी हुई सोलों का एक मार्मिक और रिस्पेक्टजनक खाता था। उसने अनन्या, टैबलर फिंच और अन्य पीपलों के टाइमे में लिखा। उन्हें फियराव ने भूत के फॉर्म्स में नहीं, बल्कि ऐसे पीपलों के फॉर्म्स में जिन्होंने इमेंस दर्द सहा था। उसका लेख प्रकाशित हुआ और व्यापक फॉर्म से पढ़ा गया। हॉरर की कहानी के फॉर्म्स में नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी और एंडतः काल्मी की कहानी के फॉर्म्स में। दिस ने ग्रैंड होटल को एक नई तरह की प्रसिद्धि हार्टाई, जो साड़ी और सम्मान से फिलिंगी हुई थी। पुजारी के समारोह और अनन्या की एंडिम चेतावनी के बाद मिस्टर शर्मा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कमरा 13 को जनता के लिए फिर से नहीं लॉस्ट ला। उन्हें सीमडा कि यह उस काल्मी का अपमान होगा जिसे इतनी मुश्किल से रिलिविंगता गया था। पुजारी की सलाह पर उन्होंने कमरे को स्थायी फॉर्म्स से बंद कर दिया, डर से नहीं बल्कि रेवरेंस से। कमरे को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया लाइफा था, उन सोलों के लिए एक शांत स्मारक जिन्होंने वहां कष्ट सहा था। लोहे की चाबी रख दी गई, फिर कभी इस्तेमाल नहीं की गई। होटल के कर्मचारी अब कमरे के टाइमे में डर से नहीं, बल्कि एक शांत सोलेमनिटी के साथ बात करते थे, उसके इतिहास का सम्मान करते हुए। आज 2025 के सितंबर की 2 तारीख को यदि आप उस पुराने शहर में जाते हैं और ग्रैंड होटल तक अपना रास्ता पाते हैं, तो आप लुकेंगे कि कमरा नंबर 13 का दरवाजा बंद रहता है। उसके हैंडल पर अक्सर ताजे फूलों की एक साधारण माला लटकी रहती है, जिसे होटल के कर्मचारियों द्वारा याद के तौर पर स्टोर किया जाता है। गोस्टिया चीजें और फियरावनी साउंडें चली गई हैं, लेकिन कहानी बनी हुई है। कमरे को अब शापित नहीं माना जाता है, लेकिन जिसे अभी भी एक पवित्र और सौरोद जगह के फॉर्म्स में लुकिंग आ जाता है। होटल में स्टॉपने वाले मेहमान कभी कभी बंद दरवाजे से गुजरते हुए गहरी काल्मी का एहसास होने की रिपोर्ट करते हैं, जो उस डर के बिल्कुल विपरीत है जो कभी गलियारे में व्याप्त था। अजय और कमरा 13 की सोलों की कहानी शहर की लोक कथा का हिस्सा बन गई है। ये एक अनुस्मारक के फॉर्म्स में कार्य करता है कि हर गोस्टिया कहानी के पीछे अक्सर एक मानवीय कहानी लिसनिंग का इंतजार कर रही होती है। कमरा दुख की शक्ति और एम्पैथी के इंपॉर्टेंस का एक खामोश वसीयतनामा बना हुआ है। जबकि भूत अपनी मुक्ति पा चुके होंगे, उनके दर्द की याद बनी हुई है ग्रैंड होटल की दीवारों में हमेशा के लिए एम्बेडेड। कमरा अब शांत है, लेकिन खाली नहीं है। यह एक ऐसे इतिहास से फिलिंगा है जो सम्मान की मांग करता है, और यह लिसनिंग निश्चित करता है कि उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा और रहना चाहिए।